से तेल गैस की सप्लाई बाधित हो गई है, जिसका असर अब देश में एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी इस असर से अछूता नहीं है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में एलपीजी को लेकर हंगामा देखने को मिला। हालांकि सरकार ने किसी भी संकट से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस युद्ध ने दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत बढ़ा दी है। ईरान के जरिए पड़ोसी देशों की तेल रिफाइनरियों पर ताबड़तोड़ हमले और स्टेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने से विश्व में तेल गैस की सप्लाई बाधित हो गई है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अछूते नहीं है, जहां सिलेंडर को लेकर गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी एलपीजी गैस की किल्लत के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रदेश में लगातार हो रही गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य में गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा जरूरी है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष के हमारे नेताजी और पूरे साथी आज स्थगन लाए थे। बढ़ती हुई महंगाई, गैस सिलेंडर महंगा हो रही है और पूरे प्रदेश में इनकी कमी को देखते हुए जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं वहाँ पे भी कमी हो रही है। हमारे उपभोक्ताएं जो घर में सिलेंडर की कमी हो रही है, वैसी अभी होटलों में भी कमी आ रही है। यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट सब बंद होने के कगार में है, इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष आज स्थगन लाए थे, परंतु ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई और कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत और उससे जुड़ा विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। वहीं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भले ही ये विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हो, लेकिन प्रदेश में गैस की कमी और महंगाई का असर यहाँ की जनता पर पड़ रहा है। ऐसे में व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश में गैस सप्लाई की स्थिति बेहतर है, सरकार इसको लेकर लगातार काम कर रही है। जो बात कही जा रही है, भारत में आयात होने वाले एलपीजी की बहुतायत मात्रा ईरान के करीब समुद्री मार्ग से आता था और निश्चित रूप से यूएसए और ईरान के युद्ध के बीच वो मार्ग बाधित हुआ है, लेकिन भारत सरकार इसके लिए काम कर ही रही है। इसके विषय में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उनके आरोप निराधार हैं भूपेश बघेल जी के, और उस कोई भी तथ्य पे आधारित नहीं है। छत्तीसगढ़ में ठीक स्थिति है और उसके लिए निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है, उस पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हमारे यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। एलपीजी को लेकर क्या स्थिति है मध्य प्रदेश? एलपीजी को लेकर हमारे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी उसका लाभ हमको मिले। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है ताकि आम लोगों तक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई आसान हो सके, लेकिन अफवाहों ने समस्याओं का बाजार गर्म कर दिया है। टीम न्यूज़ एटीन। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर कौन फैला रहा है अफवाह, इसका जवाब कौन देगा? सरकार बताए कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो कौन है। हमारा दूसरा सवाल, गैस सिलेंडर पर कौन कर रहा है सियासत? अगर विपक्ष सियासत कर रहा है तो विपक्ष ये बताए कि समाधान है क्या। तीसरा सवाल है कि कालाबाजारी पर कैसे लगेगी लगाम? अगर कालाबाजारी हो रही तो लगाम कैसे लगेगी और कौन लगाएगा?
सवाल ये भी कि जमाखोरी करने वालों पर क्या है एक्शन प्लान, और साथ ही सवाल ये भी कि युद्ध लंबा खिंचा तो फिर तेल और गैस का कैसे हो पाएगा समाधान। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अश्विनी राणा जी, आप अर्थशास्त्री हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही अभिमन्यु मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। शुरुआत में पुष्पेंद्र जी आपसे ही कर रहा हूं। सर, युद्ध वहां हो रहा है, कतार यहां लगी हुई है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? न्यूज नेशन के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम सब लोगों को भ्रांतियों से दूर रहना है, भ्रांतियों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आज सदन पे जो चर्चा आई, जो विषय हुआ, उसमें भी अपने को सावधान रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस जो अनावश्यक बयानबाजी करती है, अनावश्यक भ्रम फैलाती है, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारे यहाँ एलपीजी की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। संकट कहाँ है? कांग्रेस के लोग गलत गलत भ्रांतियां फैला करके छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करते हैं, समस्या वहां पर है। दूसरी बात, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब लोग पुराना कोरोना जैसी स्थिति को भी देखे हैं सर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हम सब लोगों को पुष्पेंद्र भाई, महिमा मंडन हम किसी और दिन करेंगे, आज हम मुद्दे पर ही रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है, यही कह रहे हैं ना आप? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आज रायपुर से हमारे सहयोगी ने कई गैस एजेंसियों के बाहर जाकर रिपोर्टिंग की है जहां पर लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। तो फिर उस कतार की सच्चाई क्या है? क्या जो लोग वहां पर गैस सिलेंडर लेने के लिए गए, अनावश्यक रूप से लेने गए हैं, उनके घर में पर्याप्त गैस है, उनका मन कर रहा है, उनको शौक चढ़ा हुआ है कि वो जाके कतार में लगे रहे घंटों? देखिए अमित जी, क्या होता है जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो लोगों को लगता है कि हम अपने पास स्टॉक करके रख लें। हम डीजल का हो, पेट्रोल का हो, गैस सिलेंडर का स्टॉक करें। अभी आदरणीय अमित जी, पुष्पेंद्र भाई एक सेकंड, पुष्पेंद्र भाई सुनिए तो सही, पुष्पेंद्र भाई सुनिए तो सही, 1 सेकंड सुनिए पहले। आप ये कह रहे हैं कि लोग अपने घरों में स्टॉक करके रख लेना चाहते हैं, ये क्या है सर? ये क्या है? ये सरसों तेल है, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, गैस का स्टॉक कहाँ करेंगे? सिलेंडर में ही करेंगे। एक घर में कितने सिलेंडर होंगे? मैं आपको बताऊं अमित जी, एचपी गैस एजेंसी, एचपी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन मंत्री शोध में है, वहां से स्पष्ट निर्देश आया है पेट्रोल पंप वालों को कि आप थोक में किसी भी व्यक्ति को ड्रम में डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराएंगे, चाहे आपके पास उसका लाइसेंस है या नहीं है। जितने हमारे उपभोक्ता हैं, आपके डेली के जो कस्टमर हैं, जो बाइक में, कार में डीजल पेट्रोल लेते हैं, उनको देना है। जो स्टॉक करके रखते हैं, इसका मतलब है कि संकट है ना? ये तो आप मान रहे हैं कि संकट है, ये तो आप मान रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है तो इसका मतलब है ना कि चिंता का विषय है। देखिए अमित जी, अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, पूरे देश को मालूम है। उस स्थिति में हमारी सरकार उससे निपटने के लिए प्रयोग कर रही है, बता रही लोगों को सावधान रहने की बात तो कह रहे हैं पुष्पेंद्र भाई, आप इसको स्वीकार करिए कि हाँ एक गंभीर समय है। इस समय के और जो चुनौतियां हमारे सामने आई हैं उसके समाधान के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर यह मत कहिए कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है या लोगों में पैनिक बटन दब गया है, वो बटन किसी ने दबा दिया है। इतना तो लोग भी समझ रहे हैं कि सरकार अगर एलपीजी की कीमत बढ़ा रही है, सरकार अगर ये कह रही है कि ग्रामीण इलाकों में अब एक सिलेंडर आपको 45 दिन के बाद मिलेगा, सरकार अगर ये एडवाइजरी जारी कर रही है कि आप थोक में किसी को डीजल या पेट्रोल मत दीजिए, उसको भंडारण मत करने दीजिए, तो इसका मतलब यह है कि संकट है। हाँ, संकट के समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये बात कहिए आप। देखिए अमित जी, ऐसा है कि सरकार चाहती है कि हमारे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, उसके लिए एडवाइजरी जारी करती है। और सरकार ये भी प्रयास कर रही है, सरकार ये भी कोशिश कर रही है कोई भी उसका स्टॉक ना करे, चाहे गैस का हो, डीजल का हो, पेट्रोल का हो। स्वाभाविक रूप से लोगों को पता है युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं संकट आएगा। सरकार सभी संकट को निपटने के लिए तैयार है, पूरी तरह से सक्षम है कि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई कालाबाजारी ना हो। समाधान और विकल्पों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु मिश्रा जी, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप लोग? शोर मचाना मकसद है आपका या फिर समाधान आपका मकसद है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको अमित जी, अश्विनी जी को मेरा नमस्कार, पुष्पेंद्र जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और बिल्कुल आपने सही बात कही कि इस तरह की चीजें जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने को हमें मिल रही हैं, कतारें लगी हुई हैं एजेंसियों के सामने, ओटीपी नहीं आ रहे हैं, सर्वर डाउन है,
ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी चीजें तो हम देख रहे हैं ना, ये आपने बताई। उसके अलावा जो ढाबा संचालक हैं, जो होटल मालिक हैं, जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं, वो इतने परेशान क्यों हैं? उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है गैस सिलेंडर? उसके बाद जवाब में हमको मिलता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ज्यादा भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि लोग भंडारण कर रहे हैं। तो ये हमारी जानकारी ऐसी है भाई कि एक कनेक्शन पे एक सिलेंडर मिलता है, आपको खाली सिलेंडर वापस करना होता है और भरा सिलेंडर फिर आपको मिल जाता है। तो उसमें भंडारण करने की कोई स्थिति समझ में नहीं आती मुझे कि किस प्रकार से की जा सकती है, जैसा कि पुष्पेन जी कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं समस्या दिखाई पड़ रही है कि है, ईंधन की समस्या है और उसके बाद गैस की समस्या है। तो अभी उसके बाद अजय चंद्राकर जी की बात भी मैं सुन रहा था कि केंद्र का विषय है और इसमें विधानसभा में बात नहीं होनी चाहिए। तो केंद्र के विषय सिलेंडर को आप 500 रुपए में बेचने की बात, झूठा वादा अपने घोषणा पत्र में कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात जो है वो नहीं हो सकती विधानसभा के अंदर में। तो यहाँ पे हमारे पूछने का कारण और विपक्ष के पूछने का कारण यही था, इतना सही था कि अगर राज्य में इस प्रकार की समस्या है तो राज्य सरकार का इस समस्या से अपनी जनता को राहत दिलाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? क्योंकि चाहे ठीक है राष्ट्रीय मैटर है, केंद्र सरकार का मुद्दा है, तो इसके लिए राज्य सरकार ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन एक एक्शन प्लान बना सकती है कि अपने जो राज्य के लोगों के लिए किस प्रकार से समस्या ना आए। अलग अलग तरीके से आपने खुद बताया, जारी की जा रही एडवाइजरी की 45 दिन के बाद ही भरवाएं। तो इस तरह की स्थिति है। तो आपने जो कहा कि हम तो समाधान ही चाहते हैं, लेकिन समाधान तभी होगा जब पहले सरकार मानेगी कि ऐसी कोई चीज है। ये तो मानने को तैयार नहीं है, कोई समस्या है, तो समाधान की ओर जाना तो फिर मेरे ख्याल से बहुत दूर की बात है इन लोगों के लिए। मैं आपकी बातों पर जवाब लूंगा पुष्पेंद्र जी से, लेकिन उससे पहले मैं अश्वनी जी को चर्चा में शामिल कर लूं। अश्वनी सर, हम सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन ना हो, हम भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पैनिक बटन मत दबाइए, किसी प्रकार की अफवाह में मत आइए। सरकार ये कह रही है कि हर समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अगर हम घर से उदाहरण लें सर, हमारे यहाँ जो मेड काम करने के लिए आती हैं वो रोज आने के बाद कहती हैं, पिछले एक हफ्ते से कह रही हैं कि भैया हम सिलेंडर लेने जाते हैं, सुबह 1 घंटे 2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं और उसके बाद एजेंसी वाला कहता है कि गाड़ी में जितना सिलेंडर आया था वो चला गया, अब कल आइएगा, कल मिलेगा। अब मैं अगर उनको कहूं कि आप अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, सच्चाई है कि सिलेंडर आपको मिलेगा, तो वो कह रहे हैं कि 2 सिलेंडर, एक लगा है 15 दिन में खत्म हो जाएगा और दूसरा भरा नहीं, हम करें क्या? तो मैं उनको कैसे समझाऊं? नहीं, देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जो सही है। इस बात को अगर हम समझें, भाई ये समस्या क्यों है? समस्या इसलिए है कि भाई एक युद्ध चल रहा है विश्व में, और युद्ध ऐसे क्षेत्र में चल रहा है कि जहां से जो भारत अगर इंपोर्ट करता है, सिर्फ गैस की बात करते हैं तो 60% हम इंपोर्ट करते हैं और मैक्सिमम जो है उसी रूट से आता है जहां पर युद्ध ये समय चल रहा है। 40% हम अपना उत्पादन करते हैं एलपीजी का। अब 40% हमारे पास उत्पादन है, उसको सरकार कह रही है कि हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है वो बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ 60% और कहाँ 40%? तो उसके अंतर को देखते हुए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की कि भाई हम कमर्शियल जो सिलेंडर है उनको नहीं देंगे, डोमेस्टिक को देंगे। डोमेस्टिक में भी अब जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है तो निश्चित रूप से जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे स्थानीय सरकार है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो देखे कि कहीं पर इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट ना हो, या कुछ लोग अगर कर रहे हैं, कोई चाहे वो गैस वाला कर रहा है चाहे लोग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रोक लगे ताकि लोगों को जो है व्यवस्थित तरीके से जितना भी अवेलेबल है वो मिलता रहे। अब एक जो अगर बात कहें कि हमारे लिए कंफर्टेबल जो बात है वो ये है कि ईरान के साथ भारत की बात हुई। ईरान से जो तेल है वो तेल का एक शिप आ गया है और आने वाले हैं, कंटिन्यूस आने वाले हैं, लेकिन तेल बड़े शिप्स में आता है, लेकिन गैस को आने में समय लगता है और वो छोटे शिप्स में आता है। तो वो आएगा कुछ दिनों में, वो सप्लाई को जो है उसको मैनेज किया जाएगा। और बाकी जो देशों के साथ भी बातचीत चल रही है कहां से हम गैस ले सकते हैं, लेकिन वहां से आने में भी समय लगेगा। सर, आज पेट्रोलियम मंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी है सदन के भीतर। उन्होंने कहा है कि 90% एलपीजी आयात अब भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। अब यहां पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच जब ऐसे ही तनाव की स्थिति बनी थी, जब उस दौरान युद्ध हुआ था जो कि बहुत जल्दी समाप्त हो गया था, विराम लग गया था उस पर,
उससे हमने क्या सबक लिया सर? साल भर लगभग होने को आ रहा है, क्या हमने बाकी वैकल्पिक जो रास्ते थे उन पर विचार किया? हमने समाधान के तौर पर बाकी विकल्पों को प्राथमिकता दी? बीते एक साल की हमारी तैयारियां क्या हैं? अगर अभी भी 90% तेल हम गैस हम उसी रास्ते से लेकर आ रहे हैं जहां पर ईरान का पूरी तरीके से कब्जा है, तो फिर बीते एक साल में हमारी तैयारियां क्या थी जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ था? भविष्य में ऐसी स्थिति बन सकती है इसके संकेत तो हमें तभी मिल गए थे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो गैस है वो कतर से, वहां से उत्पादन उसका होता है, वहां से एलपीजी आ रही है। तो अब हो सकता है कि सरकार ने कुछ वैकल्पिक जो है प्रयास किए हो, क्योंकि सारा वहां से नहीं आ रही गैस, बाकी जगह से भी आ रही है। तो अब इस युद्ध के बाद, इस परिस्थिति के बाद कम से कम हम जाग जाएं और आगे के लिए हम कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें और अपने यहाँ पर हम उसका उत्पादन बढ़ा लें, या अपने यहाँ पर उसकी रिफाइनरीज को और लगा सकते हैं। जब रिलायंस जैसी कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनरी लगा सकती है तो देश में क्यों नहीं? तो उस तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आज युद्ध जो चल रहा है, आज मतलब खत्म भी हो जाता है तो ये जो इशू है वो खत्म नहीं होगा। सही बात है सर। और एक कहावत तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं सर, हम गांव देहात के लोग, हम ये सुनते आए कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं थोड़ी ना खोदेंगे। तो हमें कुआं पहले से खोद के रखना होगा कि जब प्यास लगेगी तो ये स्थिति ना आए कि हाय पानी, अब पानी कहां से लाएं। पुष्पेंद्र भाई, दिक्कत ये है ना कि इस देश के लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की जो किल्लत है वो देखी है। कोरोना काल में लोग कैसे सिलेंडर के लिए परेशान हुए हैं, लोग अभी इसको भूल पाए नहीं है। तो लोगों के जहन में अगर वो याद ताजा है तो एक बार फिर से लोगों का डर जाना बहुत स्वाभाविक है कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर की हमने किल्लत देखी थी तो एलपीजी सिलेंडर की भी किल्लत आ सकती है। शायद इस वजह से भी लोग पैनिक बटन दबा के और गैस एजेंसियों के बाहर जाके कतार में लगकर अपने अपने सिलेंडर को भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यहां पर कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर लोग स्टॉक कर रहे हैं, अगर गैस एजेंसियां कालाबाजारी कर रही हैं, अगर जो लोग सिलेंडर की सप्लाई कर रहे हैं वो कालाबाजारी कर रहे हैं, तो उनको रोकेगा, उनको पकड़ेगा कौन सर? उनको तो प्रशासन ही उन पर शिकंजा कसेगा। देखिए अमित जी, मैं इसके पहले भी बताया कि चाहे ढाबा संचालक की बात करें, चाहे किसी उपभोक्ता की बात करें, किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं पे भी नहीं है। सबको अभी 15 दिन में एक सिलेंडर मिल रहा है और पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। समस्या कहाँ पे आती है? अगर मान लीजिए जो युद्ध की बात करें, युद्ध चालू हुआ तो लोगों को मुझे लगता है कि अपने पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा। तो केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार ये सब मामलों में बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और जहां पर भी लग रहा है कि कोई अगर कालाबाजारी कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लग नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। भाई, लग नहीं रहा है, हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। आज ही हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कई ऐसी खबरें पढ़ी हैं जहां पर बड़े पैमाने पर सिलेंडर जब्त किए गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले हमें गर्व है। सुनिए तो सही पुष्पेंद्र भाई, पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि हां कालाबाजारी हो रही है, हां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, तभी आप उसको दुरुस्त कर पाएंगे। अब मेरा सवाल यह है कि उसको दुरुस्त करने का क्या तरीका है? आज डिजिटल युग में क्या आप हर एक एजेंसी से यह आंकड़ा नहीं निकलवा सकते हैं कि अगर आपको दिन भर में 1000 सिलेंडर दिए गए या आपको 500 सिलेंडर दिए गए तो आपने उन 500 सिलेंडर्स को किन किन घरों तक पहुंचाया है, कितने सिलेंडर आपने कितने लोगों को दिया है? मुझे लगता है इतना मुश्किल टास्क तो नहीं है ये, उसकी जानकारी तो इकट्ठा की जा सकती है। देखिए अमित जी, मैंने बताया कि सरकार उस बिंदु पे काम कर रही है जहां पे भी सप्लाई आई। अगर मान लीजिए किसी गैस एजेंसी को 1000 सिलेंडर दिए गए हैं, प्रॉपर उसी व्यक्ति को मिलता है, उसमें मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी के बाद ही सिलेंडर दिया जाता है। किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को, कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। अभी हमारे अर्थशास्त्री अश्विनी राणा जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि सभी बिंदु पे सरकार काम भी कर रही है और जहां भी लगता है तो जनता के हित में सरकार खड़ी है। और कहीं पे भी आप अमित जी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सब मामलों पे बहुत गंभीरता से काम कर रही है। सरकार को जैसे ही लगता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो हम सब जनता से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, आप घबराएं नहीं, धैर्य रखें और सबको सिलेंडर मिलेगा, डीजल पेट्रोल मिल रहा है। अमित जी, मैं अभी 2 पेट्रोल पंप में गया, आज का एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं पेपर में पढ़ा कि ये समस्याएं आ रही हैं, तो मैंने बोला कि मेरे गाड़ी में डीजल पेट्रोल फुल करो।
तो उन्होंने बोला भैया क्यों करा रहे हैं, इस प्रकार की तो कोई समस्या नहीं है। प्रैक्टिकल हम जाके देखे, पेट्रोल पंप में देखे, गैस एजेंसी में देखे, आज ही जो है ना, कल परसों हमने नंबर लगाया, 3 दिन में नंबर आ रहा है। इसके बाद जरूर ये कहा गया कि 15 दिन में जो है ना आप नंबर लगाइए, स्टॉक मत रखिए, स्टॉक ना हो, कालाबाजारी ना हो। सरकार उसकी रोकथाम के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रही है और पेट्रोल और डीजल में कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। अमित जी, अभिमन्यु भाई, देखिए युद्ध हो रहा है, दुनिया के कई देशों में इस वक्त संकट की स्थिति है और ऐसी स्थिति में चुनौती आ जाना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन बतौर विपक्ष आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं इस वक्त? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप सरकार के साथ कदम ताल करिए, आप सरकार से कहिए कि विपक्ष भी पूरी तरीके से सरकार के साथ में खड़ा है, अगर आपके पास कोई समाधान है, कोई सुझाव है तो आप उसको दीजिए, बजाय इसके कि सदन के भीतर आप शोर शराबा करिए और उसका मैसेज ये जाए कि देखिए मसला बहुत गंभीर है। तभी तो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और वॉकआउट कर दिया गया। उसके बाद आपके नेताओं की तरफ से ये बात भी आई, ये डिमांड भी रखी गई कि कीमत क्यों बढ़ा दी गई, महंगाई क्यों हो गई। तो आप ये बताइए कि अगर दुनिया के कई देशों में एक साथ युद्ध छिड़ा रहेगा तो उसके असर से भारत अछूता तो नहीं रहेगा। तो फिर अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी, उसका वस्तुओं पर इंपैक्ट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? क्या क्या समाधान हो सकते हैं, आप बताइए ना। जी देखिए, निश्चित ही मैंने जैसा पहले भी कहा कि हम तो तैयार हैं। साथ में आपने बिल्कुल कहा, वैश्विक समस्याएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसके वजह से दिक्कतें हो रही है। लेकिन कदम ताल भी विपक्ष तब करेगा जब सरकार मानेगी तो कि समस्या है। अब देखिए, अभी साफ साफ ये बात आपने भी कही कि वैश्विक समस्या तो जो है अपनी जगह है, उसके अलावा सप्लाई चेन की समस्या, कालाबाजारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तभी कालाबाजारी हो रही है। लेकिन यहाँ कार्रवाई के दावे होते रहते हैं जरूर सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि कार्रवाई हो रही है। देखिए, आज समस्या है तभी लोग वहां लाइनों पे लगे। किसी को शौक नहीं है कि अपने घरों से निकल करके वहां लंबी लंबी लाइनों में जाकर के गैस एजेंसियों के बाहर खड़े रहने का। और भी समस्या हमारे सामने आ रही है, तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। इसमें सरकार को सबसे पहले तो कार्रवाइयां करनी चाहिए और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, एजेंसियों को निर्देशित करना चाहिए और सख्त निर्देश ऐसा कर देना चाहिए, कहीं भी कालाबाजारी की समस्या आई तो आपका लाइसेंस निरस्त करने का काम किया जाएगा। उसके अलावा जो आप कह रहे थे कि अभी चलिए ठीक है, मान लीजिए पैनिक कंडीशन भी आ रही है, हम नहीं चाहते कि पैनिक कंडीशन क्रिएट हो। हम तो ये चाहते हैं कि पिछले अभी 10 दिन का कितना सप्लाई हुआ है, कितने गैस के कंटेनर आए हैं, सरकार कर दे, सार्वजनिक कर दे। उसके अलावा ये भी बता दे कि कितने कितने जो एजेंसियां हैं या फिर जो कहाँ कहाँ कितना स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से कुछ एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी कर दे। केवल एक मैसेज आ रहा है लोगों को कंपनी की ओर से कि कोई शॉर्टेज नहीं है, जो है ये अफवाह है। तो उसमें कैसे माना जाए कि शॉर्टेज नहीं है? लेकिन जो ये सामने दिख रहा है, अभी भी कहा जो हमारे शास्त्री साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया कि चीजों में फर्क पड़ेगा क्योंकि माल भी बाधित है और भी चीजें हैं, अलग वैकल्पिक चीजों को ढूंढने में समय लगेगा। लेकिन सरकार सबसे ज्यादा समझती है कि मानने को ही तैयार नहीं है। जब सरकार एक बार मानेगी कहीं आगे, हमारे देश में देखिए लगभग 31 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन है, 10 करोड़ 9 करोड़ तो उज्ज्वला योजना के हैं। छत्तीसगढ़ में 65-70 लाख कनेक्शन है, उसमें भी बड़ी संख्या उज्ज्वला योजना की है। तो इतने सारे जब कनेक्शन है और ये सारी इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आगे आए और इस प्रकार की स्थिति को संभाले और जो भी परेशानी आ रही है उसको सीरियसली लेकर के उसका समाधान करें, ना कि उससे अश्विनी सर, उसको मना करें। बात ये है कि देखिए, आंख मूंद लेने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा, उसका सामना करना होगा, समाधानों पर विचार करना होगा, रास्ता निकालना होगा। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो फिर विकल्प क्या है, समाधान क्या है, भारत के लिए प्लान बी क्या है? नहीं, बिल्कुल क्या है कि युद्ध लंबा चलेगा तो मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन उस तरफ सरकार जो है प्रयासरत है और देशों से गैस हो या तेल हो उसके लिए बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ये सब जगह से गैस और तेल की बात जो है चल रही है। और सबसे बड़े हमारे लिए जो एक कंफर्टेबल जोन है कि भाई ईरान ने ये कह दिया कि भारत के जो शिप्स है उनको हम यहाँ से निकलने देंगे, तो वो निकल रहे हैं और आने शुरू हो गए हैं। तो उसका असर आपको 3 दिन में दिखना शुरू होगा, क्योंकि 3 दिन लगते हैं शिप को यहाँ आने में और फिर आगे सप्लाई। भाई 60 दिन का तेल तो भारत के पास है, लेकिन अब वो अगर कंटिन्यूस बिकता है तो और तेल भी आ रहा है। वैसे ही गैस की स्थिति भी है। गैस को आने में क्या होता है कि तेल बड़े शिप में आता है, गैस छोटे शिप्स के कंटेनर में आती है, तो उसको आने के लिए ज्यादा शिप्स भी चाहिए और समय लगता है। और दूसरे देशों से आएगा, रशिया से आएगा या ऑस्ट्रेलिया से आएगा, कनाडा से, लंबे रूट से आएगा, तो वहां पर समय लगेगा। लेकिन तब तक जो है
प्रशासन को, स्थानीय एजेंसी को और ये गैस एजेंसी को। कारण क्या है, देखिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। आप देखिए एक बार बीच में अफवाह फैली कि नमक खत्म हो गया, तो नमक लोगों ने उठा के स्टॉक कर लिया। बीच में आया कि कोयला खत्म हो गया है, बिजली जो है पूरे देश में जो है वो बंद होने वाली है, लेकिन कोयला जा रहा था। लेकिन इस पैनिक तो क्रिएट हुआ है, लेकिन पैनिक में सरकार को उस पैनिक को रोकना, कालाबाजारी को रोकना, जमाखोरी को रोकना, ये सरकार, ये शासन और प्रशासन का ही काम है। इसीलिए तो हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा है तो पहले आपको स्वीकार करना होगा और तभी तो आप कार्रवाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये बात कह दीजिए पुष्पेंद्र भाई की कहीं कालाबाजारी नहीं हो रही है, ब्लैक में सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा झूठ कुछ होगा नहीं। अभी कुछ समय पहले तक 1000 रुपए में आपको ब्लैक में सिलेंडर मिलता था, अब 2500 3000 रुपए में मिल रहा है। तो पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, ब्लैक में सिलेंडर सप्लाई किया जा रहा है, तभी आप उस पर एक्शन ले पाएंगे। अगर आप आंख मूंद लेंगे या पट्टी बांध लेंगे तो उससे समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। पुष्पेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता से भी हम यही अपील करेंगे, दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि पैनिक बटन मत दबाइए। हाँ, युद्ध की स्थिति है, लेकिन सरकार सभी समाधानों पर काम कर रही है, विकल्प निकाले जा रहे हैं। बहुत पैनिक सिचुएशन फिलहाल नहीं है, परेशान होने की इतनी आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके मुद्दे देखने के लिए। खबरें जारी हैं, अब बने रहें हमारे साथ।